हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं रेखा शर्मा काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद आज क्लास प्रिपेयर करके लेके आई हूँ। बुद्धि अपना जो टॉपिक है वो रनिंग में चल रहा था। सॉरी फॉर द ब्रेक। आज अपन पढ़ेंगे फ्लूइड का क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत। इसका अन्य नाम है धारा प्रवाह तथा स्पष्ट सिद्धांत। सिद्धांत के प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक केटल ने किया है। केटल ने मानवीय बुद्धि को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 है तरल बुद्धि। तरल बुद्धि से केटल का तात्पर्य प्रत्यक्षीकरण की योग्यता से है। उनके अनुसार यह बुद्धि कृतियों के निर्माण करने और उन्हें पुनर्गठित करने में सहायता करती है। यह उन अभाषिक कार्यों नॉन लैंग्वेज टास्क को करने में अधिक सहायक होती हैं जिनके करने में पूर्व अनुभव और सामाजिक एवं शैक्षिक पृष्ठभूमि का संबंध नहीं होता। इस बुद्धि के निर्धारण में वंशानुक्रम का अधिक महत्व होता है और यह बुद्धि बचपन में सर्वाधिक होती है और 20 वर्ष की आयु के बाद घटनी शुरू हो जाती है, अर्थात कम होना शुरू हो जाती हैं। नंबर 2 क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि। केटल के अनुसार यह वह बुद्धि है जो व्यक्ति के सांस्कृतिक ज्ञान, शिक्षा तथा अन्य कुशलताओं पर निर्भर करती है। इस बुद्धि में निरंतर विकास होता है और उसका यह विकास पर्यावरण पर अधिक निर्भर करता है। अधिकतर मनोवैज्ञानिक बुद्धि को अपने में एक पूर्ण इकाई मानते हैं और उसका विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। कहते हैं मनोवैज्ञानिक कि व्यक्ति या शिशु की बुद्धि उसके वंशानुक्रम, हेरिडिटी एंड वातावरण, एनवायरमेंट दोनों से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। बुद्धि ए तथा बुद्धि बी का सिद्धांत। अन्य नाम है बुद्धि क तथा बुद्धि ख का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक हैब ने किया। उन्होंने बुद्धि को दो भागों में विभाजित किया, बुद्धि ए तथा बुद्धि बी। नंबर 1 है बुद्धि ए। हेब के अनुसार यह वह बुद्धि है जिसका निर्धारण वंशानुक्रम से होता है, अर्थात जन्म देने वाले व्यक्तियों के जिन्स से होता है। यह बुद्धि जन्मजात होती है। यह बुद्धि वह क्षमता है जो किसी व्यक्ति को किसी कार्य की रूपरेखा तैयार करने तथा उसे क्रियान्वित करने में सहायता करती है। अर्थात व्यक्ति जो भी कार्य करता है वह अपने मस्तिष्क में सर्वप्रथम उस कार्यक्रम की रूपरेखा का निर्माण करता है और उसके बाद वह उस कार्य को करने के विभिन्न तरीकों को अपनाता है। एक बी प्लानिंग किया गया कार्य व्यक्ति को सफलता प्रदान करता है और एक अगर प्लानिंग करके कार्य नहीं किया जाता है तो हो सकता है उस कार्य में उस व्यक्ति को असफलता का सामना करना पड़े। बुद्धि भी हेब के अनुसार यह वह बुद्धि है जिसका निर्माण वातावरण में होता है और शैशव एवं बाल्यकाल में पूरा होता है। विशेष कुछ मनोवैज्ञानिक बुद्धि को जन्मजात के रूप में लेते हैं और यह मानते हैं कि वातावरण की सहायता से बहुत कम विकास किया जा सकता है। इसके विपरीत कुछ मनोवैज्ञानिक बुद्धि को वंशानुक्रम एवं वातावरण की उपज मानते हैं। यह
दूसरी बात है कि अधिकतर विद्वान इसके विकास में वंशानुक्रम का अधिक योग मानते हैं। अर्थात हेरिडिटी तो स्वाभाविक गुण है, बच्चा गेन करता ही है, परंतु वंशानुक्रम के साथ साथ बालक की बुद्धि के विकास में वातावरण अर्थात उसके आस पड़ोस का वातावरण, उसके मित्र मंडली का वातावरण, उसके परिवार का वातावरण सभी कुछ उसकी बुद्धि को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, बुद्धि की प्रकृति एवं विशेषताएं। नंबर 1 है बुद्धि जन्मजात शक्ति है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक बर्ट शिल्ड्स, स्कार, जेनसन और शोकले आदि ने माना है कि बुद्धि मनुष्य की बुद्धि वंशानुक्रमीय होती है। जिस प्रकार मनुष्य की लंबाई उसके वंशानुक्रमीय पितरेकों पर निर्भर करती है, उसी प्रकार उसकी बुद्धि भी वंशानुक्रमीय पितरेकों पर निर्भर करती है। नंबर 2, बुद्धि के विकास के लिए पर्यावरण का महत्व है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक द्विसर्ग, ये है इस तरह से आप देख लें, द्विसर्ग मैकलेंड, गेग और कामिन आदि मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि मनुष्य की जन्मजात बुद्धि के विकास के लिए अनुकूल उचित पर्यावरण आवश्यक होता है। जिस प्रकार मनुष्य की लंबाई की सीमा उसके वंशानुक्रमीय पितरेकों के आधार पर निश्चित होती है, उसके विकास के लिए उचित पोषण की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार वंशानुक्रमीय पितरेकों के आधार पर निश्चित बुद्धि की सीमा के विकास के लिए तदनुकूल सामाजिक एवं शैक्षिक पर्यावरण आवश्यक होता है। नंबर 3, मनुष्य की बुद्धि का विकास 20 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक पिंटनर ने कहा है कि मनुष्य की वंशानुक्रमीय बुद्धि का विकास किशोरावस्था के अंत अर्थात 18 वर्ष तक पूरा हो जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि का विकास 20 वर्ष की आयु में पूर्णता को प्राप्त करता है। उसके बाद उसकी बुद्धि में कोई भी वृद्धि नहीं होती है। नंबर 4, यौगिक क्रियाओं द्वारा जन्मजात बुद्धि में वृद्धि संभव है। यौगिक क्रियाओं द्वारा मनुष्य की जन्मजात बुद्धि में 30 से 40% तक की वृद्धि की जा सकती है और यह बात सभी मनोवैज्ञानिक स्वीकार करते हैं। नंबर 5, लिंग भेद के कारण बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता। मनोवैज्ञानिक कोल व ब्रूस ने माना है कि लिंग के आधार पर बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता है। वो आप सभी को आधुनिक युग में दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा कारण लिंग के कारण बुद्धि के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। नंबर 6, बुद्धि सीखने की योग्यता है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ, गोल्टन और डियरबर्न मानते हैं कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। इसमें से कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि बुद्धि सीखने की योग्यता है मानने वाले मनोवैज्ञानिकों के समूह का चुनाव कीजिए। इसी प्रकार सभी विशेषताओं के जो हेडिंग है वो आपको कंपटीशन एग्जाम में देकर पूछ सकते हैं कि इस विशेषता को मानने वाले वैज्ञानिकों के समूह का चुनाव कीजिए। इनकी दृष्टि से जो मनुष्य नए तथ्यों एवं क्रियाओं को जितने कम समय एवं स्थायी रूप से सीख लेता है वह उतनी ही अधिक बुद्धि वाला होता है। इन मनोवैज्ञानिकों के इस विचार से ऐसा लगता है कि बुद्धि केवल सीखने की योग्यता है, जबकि बुद्धि में अनेक योग्यताएं होती हैं। यह कि जिस मनुष्य में जितनी अधिक बुद्धि होती है वह उतनी ही शीघ्र सीखता है और स्थायी रूप से सीखता है। नंबर 7, बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। मनोवैज्ञानिक स्टर्न, बर्ट और पिंटनर आदि ने बुद्धि को पर्यावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता माना है। उनके अनुसार जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में जितने शीघ्रता के साथ समायोजन कर लेता है वह उतनी ही अधिक बुद्धि वाला होता है। कहने का तात्पर्य है कि
जिस मनुष्य में जितनी अधिक बुद्धि होती है वह उतनी अधिक शीघ्रता से अपने आसपास के वातावरण के साथ समायोजन करता है। नंबर 8, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ये ऑप्शन भी दिया गया था और इसके समर्थक समूह में दिए गए थे और प्रश्न पूछा गया था। मनोवैज्ञानिक बिने, टर्मन, स्पीयरमैन आदि ने बुद्धि को चिंतन की योग्यता माना है। उनके अनुसार जिस मनुष्य में चिंतन करने अर्थात सोचने, समझने और निर्णय करने की जितनी अधिक क्षमता होती है उसमें उतनी ही अधिक बुद्धि होती है। इस सत्य को भी हम ठीक इसके उल्टे क्रम में कहना उपयुक्त समझते हैं। जिस मनुष्य में जितनी अधिक बुद्धि होती है वह उतने ही उच्च स्तर का चिंतन कर सकता है। नंबर 9, बुद्धि पूर्व अनुभवों एवं पूर्व अर्जित ज्ञान से लाभ उठाने की योग्यता है। मनुष्य सदैव कुछ न कुछ सीखता रहता है और सीखने की ये क्रिया उसके जीवन पर चलती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि पूर्व अनुभवों एवं अर्जित ज्ञान से लाभ उठाने की योग्यता है। उनके अनुसार जो मनुष्य अपने पूर्व अनुभवों एवं पूर्व अर्जित ज्ञान का प्रयोग करने में जितना कुशल होता है वह उतना ही अधिक बुद्धि वाला होता है। इस तथ्य को इस प्रकार भी कर सकते हैं कि जिस मनुष्य में जितनी अधिक बुद्धि होती है वह उतनी अधिक रूप में पूर्व अनुभवों एवं पूर्व अर्जित ज्ञान का प्रयोग करता है। नंबर 10, बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। मनोवैज्ञानिक बुद्धि को समस्या समाधान की योग्यता के रूप में लेते हैं। उनके अनुसार जो मनुष्य समस्या समाधान में जितना अधिक निपुण होता है उसकी बुद्धि उतनी अधिक होती है। इस तथ्य को भी हम दूसरे रूप में कहना अधिक उपयुक्त समझते हैं कि जिस मनुष्य में अधिक बुद्धि होती है वह समस्या समाधान उतनी अधिक सरलता से कर लेता है। नंबर 11, बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय है। कोलसेनिक, रेम्स, नाइट, वेशलर और स्टोडार्ट आदि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि अनेक योग्यताओं का समुच्चय होती है। वर्तमान में प्राय सभी मनोवैज्ञानिक यही मानते हैं और बुद्धि का मापन इन्हीं योग्यताओं के मापन द्वारा करते हैं। नंबर 12, बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। अक्सर हम इन दोनों को एक ही मान लेते हैं। पहला अंतर है यह कि बुद्धि जन्मजात होती है और ज्ञान क्या होता है, गेन किया जाता है, अर्जित किया जाता है। नंबर 2, ज्ञान अर्जन के लिए बुद्धि आवश्यक होती है परंतु बुद्धि के लिए ज्ञान होना आवश्यक नहीं होता। नंबर 3, किसी कारण बुद्धि में विकार आने से ज्ञान विस्मरण हो जाता है और ज्ञान विस्मरण हो जाने से बुद्धि में कोई विकार नहीं आता। लास्ट, पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक बुद्धि को अनेक मानसिक क्रियाओं का योग मानते हैं परंतु हमारे प्राचीन भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को मन का नियंत्रक माना है। थैंक यू।